होगा जहां हम रुककर उसके आसपास की दुनिया को समझेंगे। तो चलिए इस पिटारे को खोलते हैं। बिल्कुल। और ये एक बेहतरीन तरीका है दुनिया को समझने का। अक्सर सामान्य ज्ञान के सवाल सिर्फ तथ्य बन के रह जाते हैं, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि हर तथ्य के पीछे की कहानी, उसका महत्व और आज से उसका क्या कनेक्शन है वो समझें। हर सवाल एक धागा है और हमें देखना है कि ये धागे मिलकर कैसी तस्वीर बनाते हैं। बहुत खूब। तो पहला धागा संस्कृति से जुड़ा है। सवाल है, हॉर्नबिल किस राज्य का त्योहार है? और विकल्प हैं असम, मणिपुर, नागालैंड या मेघालय। इसका सही जवाब है नागालैंड। लेकिन हॉर्नबिल सिर्फ एक त्योहार नहीं है, इसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। ये नागालैंड की सभी जनजातियों को एक मंच पर लाता है, जहां वे अपनी संस्कृति, संगीत और परंपराओं का जश्न मनाते हैं। ये एक तरह से नागा विरासत का दुनिया के लिए सबसे बड़ा शोकेस है। त्योहारों का त्योहार, वाह! ये नागालैंड की सांस्कृतिक समृद्धि को दिखाता है और ये त्योहार प्रकृति और संस्कृति के गहरे जुड़ाव की भी याद दिलाता है। और प्रकृति की बात चली है तो अगला सवाल भी इसी से जुड़ा है। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? ये हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है और ये तारीख भी खास है। इसी दिन 1973 में साइट्स नाम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। साइट्स? हाँ, आसान शब्दों में कहें तो ये समझौता जंगली जानवरों और पौधों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है, ताकि उनके अस्तित्व पर कोई खतरा ना आए। तो ये दिन सिर्फ जश्न मनाने का नहीं, बल्कि हमारी जिम्मेदारियों को याद करने का भी है। अच्छा, अब थोड़ा भूगोल की तरफ चलते हैं। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? अलमाटी, ताशकंद, बिश्केक या अस्ताना? सही जवाब है अस्ताना। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, कुछ साल पहले इसका नाम बदलकर नूर सुल्तान कर दिया गया था, लेकिन हाल ही में इसे वापस अस्ताना कर दिया गया है। देशों का अपनी राजधानियों के नाम बदलना अक्सर बड़े भू राजनीतिक या सामाजिक बदलावों का संकेत होता है। अच्छा, अब भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सरकारी योजना पर आते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी? 2012, 2013, 2014 या 2015 में? इस बेहद जरूरी योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी। इसका मकसद सिर्फ लड़कियों को पढ़ाना नहीं, बल्कि समाज की उस मानसिकता को बदलना है जो लिंग के आधार पर भेदभाव करती है। और इस शुरुआती दौर का आखिरी सवाल एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जुड़ा है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, जिनेवा, रोम या वियना? ये सुनिश्चित करना है कि दुनिया में किसी को भी भूखा न रहना पड़े और सबको पौष्टिक भोजन मिले। ये वैश्विक खाद्य सुरक्षा की रीढ़ है। तो ये तो एक वार्म अप था। अब हम भारत के लोकतंत्र की जड़ों में उतरने वाले हैं। सवाल है, 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो 2026 में आएगा, किस दिन मनाया जाएगा? ये हर साल की तरह 25 जनवरी को ही मनाया जाएगा। लेकिन यहाँ असली सवाल ये नहीं है कि कब, बल्कि ये है कि क्यों 25 जनवरी ही क्यों? हाँ, ये दिलचस्प है। 26 जनवरी को तो हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो ठीक एक दिन पहले ऐसा क्या हुआ था? ठीक एक दिन पहले यानी 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। सोचिए, हमारा संविधान लागू होने से ठीक पहले ही एक ऐसी स्वतंत्र संस्था बना दी गई थी जो ये सुनिश्चित करेगी कि भारत में चुनाव निष्पक्ष हो। तो बस इसी ऐतिहासिक दिन की याद में 2011 से हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाने लगा। स्रोत में 2026 की थीम भी दी गई है, माय इंडिया माय वोट। वाह, ये तो सिर्फ एक तारीख नहीं, ये भारतीय लोकतंत्र के आत्मविश्वास का प्रतीक है। चलिए निर्वाचन आयोग के बारे में और गहराई से जानते हैं। हमारे स्रोत में काफी जानकारी है। इसकी संवैधानिक स्थिति क्या है? इसका जिक्र संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 के तहत किया गया है। ये दिखाता है कि हमारे संविधान निर्माता एक स्वतंत्र और शक्तिशाली चुनाव आयोग को कितना जरूरी मानते थे। शुरुआत में इसमें सिर्फ एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते थे, लेकिन 1993 से ये एक बहुसदस्यीय निकाय है, मतलब एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त। स्रोत में कुछ बहुत महत्वपूर्ण नामों का भी जिक्र है, जैसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। हाँ, और सुकुमार सेन का नाम सिर्फ सामान्य ज्ञान के लिए नहीं है, ये भारतीय लोकतंत्र के एक असली हीरो हैं। सोचकर देखिए, एक नया आजाद हुआ देश
करोड़ों मतदाता, जिनमें से ज्यादातर पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, और उनके बीच दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव कराने की चुनौती। उनका सफल कार्यकाल ये साबित करता है कि लोकतंत्र की नींव भारत में कितनी मजबूती से रखी गई थी। और पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस रमादेवी का जिक्र भी है। ये भी एक मील का पत्थर रहा होगा। निश्चित रूप से ये नाम हमें लोकतंत्र के विकास की कहानी बताते हैं। इन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और इनका कार्यकाल 6 साल या 65 वर्ष की उम्र तक होता है, ताकि वे बिना किसी दबाव के काम कर सकें। मतदान की उम्र को लेकर भी एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव हुआ था। स्रोत में 61वें संशोधन का जिक्र है। सही पकड़ा आपने। 1989 में हुए 61वें संविधान संशोधन ने भारतीय राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। इसने मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 साल कर दी। इस एक फैसले ने रातों रात करोड़ों युवा वोटरों की एक पूरी पीढ़ी को चुनावी प्रक्रिया में शामिल कर लिया, जिनकी आवाज पहले नहीं सुनी जाती थी। ये दिलचस्प है कि वोट देने की उम्र 18 है, लेकिन लोकसभा का चुनाव लड़ने की 25। इन दोनों के बीच 7 साल के अंतर के पीछे क्या सोच रही होगी? ये एक बेहतरीन सवाल है। इसके पीछे तर्क ये है कि मतदान एक अधिकार है जो हर वयस्क नागरिक को मिलना चाहिए, लेकिन चुनाव लड़ना और कानून बनाना एक जिम्मेदारी है, जिसके लिए थोड़ी और परिपक्वता और अनुभव की जरूरत समझी गई। इसीलिए लोकसभा के लिए 25 साल और राज्यसभा, जिसे उच्च सदन कहते हैं, उसके लिए 30 साल की उम्र तय की गई है। हमारी चुनाव प्रक्रिया में तकनीक ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। ईवीएम, वीवीपीएटी, नोटा, ये शब्द हम सुनते तो हैं, पर इनका मतलब क्या है? देखिए, ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसका पहला इस्तेमाल 1982 में केरल में हुआ था, इसने मतपत्रों की छपाई और गिनती को बहुत आसान और तेज कर दिया। फिर आया नोटा यानी नन ऑफ द अबव 2013 में। ये मतदाताओं को ये कहने का अधिकार देता है कि उन्हें कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है। और वीवीपीएटी, आसान शब्दों में कहें तो एक छोटी सी प्रिंट की हुई पर्ची है जो वोटर को दिखाती है कि उनका वोट उसी उम्मीदवार को गया है जिसे उन्होंने चुना था। इससे मशीन में गड़बड़ी की आशंका खत्म हो जाती है और चुनावी प्रक्रिया में भरोसा बढ़ता है। और एक चीज जो दशकों से नहीं बदली, वो है चुनावी स्याही। स्रोत में बताया गया है कि ये सिल्वर नाइट्रेट होती है और इसे भारत में सिर्फ एक ही कंपनी बनाती है, मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड। बिल्कुल, सिर्फ एक कंपनी पूरे देश के लिए। ये मेक इन इंडिया का एक अनसुना हीरो है जो दशकों से हमारी चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को सुनिश्चित कर रहा है। तो चुनाव आयोग देश के स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करता है, लेकिन भारत की असली लोकतांत्रिक शक्ति तो इसकी पंचायतों में बसती है। और इसी शक्ति को तकनीक से जोड़ने के लिए हाल ही में एक पहल हुई है। सवाल इसी से जुड़ा है। पंचायती राज मंत्रालय ने हाल ही में किस नाम से चैटबॉट लॉन्च किया है? इसका नाम है पंचम। ये सिर्फ एक चैटबॉट नहीं, बल्कि शासन को गांव के हर व्यक्ति तक पहुंचाने की एक कोशिश है। और जब हम पंचायती राज की बात करते हैं तो हम असल में महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने की बात कर रहे होते हैं। इसे संवैधानिक दर्जा मिलना तो एक बहुत बड़ा कदम था, है ना? ये एक ऐतिहासिक मोड़ था। 73वें संविधान संशोधन 1992 के जरिए इसे संवैधानिक दर्जा मिला, जो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इसीलिए 24 अप्रैल को हम राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं। इसे संविधान के भाग 9 में जोड़ा गया और इसके लिए एक नई 11वीं अनुसूची बनाई गई, जिसमें पंचायतों को 29 विषयों पर काम करने का अधिकार दिया गया। जैसे कि पानी, सफाई और छोटी-मोटी सड़कें। स्रोत में कई समितियों का भी जिक्र है। क्या ये सब याद रखनी जरूरी है? सारी नहीं, लेकिन 2 नाम सबसे अहम हैं। पहली, बलवंत राय मेहता समिति, जिन्होंने 1957 में वो 3 स्तरीय ढांचा दिया जो आज भी हमारी पंचायतों की रीढ़ है, मतलब ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर। और दूसरी LM सिंघवी समिति, जिन्होंने 1986 में सबसे पहले इसे संवैधानिक दर्जा देने की पुरजोर वकालत की, जिसके बिना इसे असली ताकत कभी नहीं मिलती। और इसकी औपचारिक शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। गांधी जयंती का दिन चुना गया, ये भी कितना प्रतीकात्मक है। बिल्कुल, और इसमें एक और क्रांतिकारी प्रावधान था, महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण। इस एक कदम ने लाखों महिलाओं को घर की दहलीज से निकालकर गांव के फैसलों में भागीदार बना दिया। तो ये थी जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की कहानी। अब चलिए शासन से थोड़ा हटकर विज्ञान की एक अनोखी दुनिया में चलते हैं, जो हमें दक्षिण भारत के केरल राज्य में ले जाएगी। सवाल है
केरल सरकार ने किस सूक्ष्म जीव को राज्य का स्टेट माइक्रोब घोषित किया है? इसका सही उत्तर है बैसिलस सबटिलिस। और ये एक बहुत ही अनोखा और प्रगतिशील कदम है। एक राजकीय जीवाणु, ये तो मैंने पहली बार सुना है। हाँ, हम राजकीय पशु, पक्षी या फूल के बारे में तो सुनते हैं, लेकिन एक राजकीय जीवाणु ये दिखाता है कि केरल वैज्ञानिक चेतना को अपनी संस्कृति और पहचान का हिस्सा बना रहा है। केरल की बात हो ही रही है, तो वहाँ की संस्कृति के बारे में हमारे स्रोत में और क्या बताया गया है? केरल त्योहारों की भूमि है। स्रोत में ओणम का जिक्र है, जो एक भव्य फसल उत्सव है। थ्रिसूरपुरम है, जिसे हाथियों का उत्सव कहा जाता है, जिसमें सजे धजे हाथियों की परेड होती है। और फिर है वल्लमकली, यानी नेहरू ट्रॉफी स्नेक बोट रेस, जिसकी तस्वीरें पूरी दुनिया में मशहूर हैं। क्या भारत का भी कोई राष्ट्रीय सूक्ष्मजीवी है? हाँ है, और ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। 2012 में लैक्टोबैसिलस को राष्ट्रीय सूक्ष्मजीवी घोषित किया गया था। ये वही दोस्त जीवाणु है जो दूध को दही में बदलता है। अच्छा, विज्ञान की बात चल रही है तो स्रोत में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का भी जिक्र है, जो तिरुवनंतपुरम में है। जी, ये इसरो का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। भारत के रॉकेट और सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यहीं पर विकसित होते हैं। तो एक तरफ केरल अपनी सदियों पुरानी परंपराओं को सहेज रहा है, और दूसरी तरफ अंतरिक्ष विज्ञान में देश को आगे बढ़ा रहा है। ये एक अद्भुत संतुलन है। अब अर्थव्यवस्था और ऊर्जा के क्षेत्र का रुख करते हैं। भारत में हाल ही में किस देश के साथ $780 मिलियन के कच्चे तेल के आयात के लिए समझौता किया है? ये समझौता ब्राजील के साथ हुआ है। ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक बहुत ही रणनीतिक कदम है। हम अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर तेल आयात करते हैं, और किसी एक देश पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है। इसलिए ब्राजील जैसे नए साझेदारों के साथ समझौते करना हमारे स्रोतों में विविधता लाता है। कच्चे तेल को काला सोना भी कहते हैं। भारत में इसकी कहानी कहाँ से शुरू हुई? भारत में तेल की कहानी असम के डिगबोई से शुरू होती है, जहां 19वीं सदी के अंत में एशिया का पहला तेल का कुआं खोदा गया। आज भी वहां दुनिया की सबसे पुरानी ऑपरेटिंग रिफाइनरी में से एक है, और आज भारत में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी भी है, रिलायंस की जामनगर गुजरात वाली रिफाइनरी। हम ओपेक के बारे में भी बहुत सुनते हैं, ये क्या है? ओपेक यानी पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। ये 1960 में बना था और इसका मुख्यालय वियना में है। आसान भाषा में ये दुनिया के कुछ सबसे बड़े तेल उत्पादक देशों का एक क्लब है, जो मिलकर तेल के उत्पादन और कीमत को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। तो मतलब उनकी एक बैठक से दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें ऊपर नीचे हो सकती हैं? बिल्कुल। और आज की हमारी पड़ताल का आखिरी सवाल हमें गोवा ले जाता है। गोवा सरकार ने दूर दराज के क्षेत्रों में सैटेलाइट इंटरनेट के लिए किसके साथ समझौता किया है? ये समझौता स्टारलिंक के साथ किया गया है, जो कि स्पेस एक्स की एक पहल है। कल्पना कीजिए, गोवा के किसी दूर दराज गांव में बैठा एक छात्र अब दुनिया की सबसे अच्छी शिक्षा तक पहुंच सकता है, सिर्फ इस सैटेलाइट इंटरनेट की वजह से। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ये अवसरों की समानता है। गोवा क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य है, लेकिन इसकी उपलब्धियां वाकई बड़ी हैं। स्रोत में इसकी कुछ अनोखी उपलब्धियों का जिक्र है। हाँ, और वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। गोवा यूनिवर्सल सिविल कोड लागू करने वाला भारत का एकमात्र राज्य है। एक मिनट, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है आसान शब्दों में? इसका मतलब है कि गोवा में सभी नागरिकों के लिए, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, शादी, तलाक और विरासत जैसे व्यक्तिगत मामलों में एक ही कानून लागू होता है। इसके अलावा गोवा भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य है और हर घर जल का सर्टिफिकेशन पाने वाला भी पहला राज्य है। ये दिखाता है कि कैसे छोटा आकार बेहतर शासन का एक मॉडल बन सकता है। इसका इतिहास भी बहुत अलग रहा है। भारत 1947 में आजाद हो गया, लेकिन गोवा 14 साल और यानी 1961 तक पुर्तगाली शासन के अधीन रहा। इसे ऑपरेशन विजय नाम के एक सैन्य अभियान के बाद मुक्त कराया गया। इसीलिए इसकी संस्कृति में आज भी एक यूरोपीय पुट दिखाई देता है, चाहे वो यहाँ का संगीत हो, वास्तुकला हो या कार्निवल जैसा त्योहार हो। 30 मई 1987 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। तो ये थी आज की हमारी तेज रफ्तार ज्ञान यात्रा। हमने त्योहारों से लेकर संविधान तक और सूक्ष्म जीवों से लेकर सैटेलाइट इंटरनेट तक कई अलग अलग दुनिया की सैर की। आज की ये चर्चा एक बहुत ही अहम सवाल उठाती है। क्या सामान्य ज्ञान सिर्फ तथ्यों का संग्रह है, या ये दुनिया को देखने का एक नजरिया है? हमने देखा कि कैसे गोवा का
1961 का इतिहास, जो एक स्थैतिक तथ्य है, आज उसके यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो एक समकालीन मुद्दा है, को समझने में मदद करता है? या कैसे सुकुमार सेन की 1952 की चुनौती हमें आज के चुनावों के महत्व को समझाती है? शायद।